अस्सलाम वालेकुम। तमाम वीडियो देखने वालों को मेरे चैनल पर खुश आमदीद। तो नाजरीन इकराम, सीजन 4 अपनी पहली किस्त के साथ आया और छा गया। वैसे तो सारी ही किस्त अच्छी थी, लेकिन एक बात का स्पेशल ख्याल रखा गया, वो ये है कि किस्त का टेम्पो काफी तेज था और छोटी छोटी तफसीलात का भी ख्याल रखा गया, जिस वजह से हर सीन देखने के काबिल था। पहली ही किस्त में बेहतरीन तरीके से तमाम अदाकारों का तारुफ करवाया गया और बेहतरीन डायरेक्शन के साथ नई नई जगह भी देखने को मिली। हमने उस दौर का कस्तंतीनिया भी देखा और समुद्री सफर भी उस्मान गाजी के साथ एंजॉय किया। इसके अलावा उस्मान गाजी का घर भी बहुत शानदार लगा। वैसे ये घर मुझे आलिशान के घर से मिलता जुलता लगा। और ये किस्त देखने के बाद मद्दाहों के जहन में ये सवालात पैदा हुए कि अहमद दैल्ब कहाँ है, मुस्तफा बे को नए सीजन में क्यों नहीं दिखाया गया, आयशा खातून का बेटा आय दुगदू कहाँ है, और अगर ये टाइम जंप 1.5 से 2 साल का है तो ओरहान और अलाउद्दीन अभी तक इतने से क्यों हैं। इसके अलावा जैरकोताय के बच्चे अभी तक कहाँ हैं, क्या काई कबीला अब नहीं दिखाया जाएगा, कुमराल अब्दाल ड्रामे में क्यों नहीं है, कॉनर एल्प बाजंतीनियों तक कैसे पहुंचा और तुरहान एल्प उनका कैदी कैसे बना, और नई किस्त में सबसे अच्छा इजाफा क्या है, और बाला खातून की गोद में ये बच्चा कौन है, और क्या वाकई पहली किस्त में उस्मान गाजी के जो एक्शन सीन्स दिखाए गए थे वो इंडियन फिल्मों जैसे इलॉजिकल हैं। तो आइए नाजरीन इकराम, इन सब पर बात करते हैं आज की वीडियो में। तो आइए सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि बाला खातून का नया बच्चा हम सीजन 4 की पहली किस्त में देख चुके हैं, जिसका मतलब है कि नए सीजन में 1.5 से 2 साल के वक्फे के बाद का दौर दिखाया जा रहा है। और जो मुद्दा ये जानने के ख्वाहिशमंद हैं कि बाला खातून का ये बच्चा कौन है और तारीख में इसका क्या नाम था, तो नाजरीन इकराम, तारीख के मुताबिक बाला खातून के यहाँ अलाउद्दीन के अलावा सिर्फ एक और ही बेटे का जिक्र मिलता है, जिसका नाम हामिद बे है। लेकिन बहुत कम मौरखीन इस हक में है, क्योंकि आज तक तारीख दानों का यही इख्तिलाफ खत्म नहीं हुआ कि बाला और मलहुन एक ही औरत थी या 2 मुख्तलिफ औरतें हैं। वैसे मैंने अब तक जितनी भी तारीख इस मामले में पढ़ी है, तो मेरा जाती ख्याल यही है कि बाला और मलहुन 2 अलग औरतें हैं और उस्मान गाजी की दोनों बेगमात थीं, क्योंकि इन दोनों के अलग अलग 2 मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज होने के बारे में भी ज्यादा तारीखी सबूत हैं। इसलिए महमद बोजदैक ने भी कुरुल्लुश उस्मान में इन्हें अलग अलग ही दिखाया है। लेकिन 1980 में तुर्की के सरकारी चैनल TRT ने जो कुरुल्लुश उस्मान नाम का सीरियल बनाया था, इसमें उस्मान गाजी की एक ही बीबी दिखाई गई है, जिसका नाम मलहुन बाला खातून है और वो शेख अदब अली की ही बेटी है। तो इस मामले में TRT ने दूसरे तारीखदानों की तारीख को दुरुस्त माना है। और वैसे भी उन दिनों तुर्की में इस्लाम पसंद इतनी मजबूत पोजीशन में नहीं थे, और तैयब एर्दोआन की इस्लामी पॉलिसियों की वजह से अब महमद बोजदैक ने इतनी जुर्रत की है कि उस्मान गाजी की 2 बीवियां दिखा दी। क्योंकि अगर 1980 के दौर में उस्मान गाजी की 2 बीवियां TRT दिखा देता तो शायद इनके खिलाफ एहतजाज होता। दूसरी तरफ अलाउद्दीन और ओरहान भी अभी इतने से ही रहेंगे, और अगर सीजन में चंद साल का टाइम जंप आता है तो फिर इनकी जगह नए अदाकार मुतारिफ करवाए जाएंगे। अब अगर बात करें कि जैरकोताय के बच्चे क्यों नहीं दिखाए गए, तो नाजरीन इकराम, चूंकि पहली किस्त में ही तमाम किरदारों को नहीं दिखाया जा सकता और महमद बोजदैक ने मद्दाहों के लिए कुछ ट्रीट्स आगे के लिए भी रखती हैं, तो इसलिए हो सकता है कि जैरकोताय के बच्चे अगली किसी किस्त में आ जाएं। इसके अलावा अहमद दैल्ब की भी ड्रामे में एंट्री किसी भी वक्त हो सकती है, ताकि मद्दाहों को खूबसूरत सा सरप्राइज मिले। और सबसे दिलचस्प सवाल कि कॉनर एल्प बाजंतीनियों तक कैसे पहुंचा और तुरहान उनका कैदी कैसे बना, तो इस बारे में पहली बात तो यह है कि महमद बोजदैक को इस बारे में फ्लैशबैक देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। और वैसे किस्त में आगे जाकर जब कैंटा कोजिनोस उलूब से पूछता है कि ये कैसे अखाड़े में दाखिल हुए, तो उलूब जवाब देता है कि उस्मान गाजी का एक आदमी है जिसका नाम सार्कस है, तो उसने इन्हें दाखिल होने में मदद दी है। सार्कस मेरा ख्याल है कॉनर एल्प का नाम होगा। और जहां तक बात रही बाजंतीनियों में शामिल होने की, तो मेरा ख्याल है कि माइकल कोसेस ने इनकी मदद की होगी। लेकिन चूंकि कोसेस इस वक्त ड्रामे में शामिल नहीं है, तो शायद अगली किसी किस्त में गुफ्तगू के दौरान ये सब कुछ बता दिया जाए। लेकिन अगर ये तफसील नहीं बताई गई तो मद्दाहों के लिए कहानी में एक कमी सी रह जाएगी। क्या काई कबीला अब दिखाया जाएगा? तो नाजरीन इकराम, काई कबीला अब शायद बुयुंदुर बे के कबीले में बदल जाएगा, क्योंकि काई कबीला अब नहीं होगा और सोत भी शायद अब ज्यादा ना दिखाया जाए, क्योंकि उस्मान बे का फोकस अब यनी शहर पर होगा, जो कि उस्मानियों का दूसरा दारुल हुकूमत था। वैसे भी कबीला दिखाना जरूरी नहीं, क्योंकि ड्रामे के तमाम अहम और बड़े किरदार तो यनी शहर में है। लेकिन अभी तक मुस्तफा बे का तो कोई अता पता नहीं और ना ही बारकिन बे के कबीले का नामो निशान मौजूद है।
बहरहाल काई खेमों से घरों की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, जिसने इस सीजन को बिल्कुल स्पेशल बना दिया है, क्योंकि दिलरुल एर्तुगरुल के 5 सीजन्स और कुर्रलिश उस्मान के 3 सीजन्स के बाद पहली बार ये मौका आया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि नई किस्त में सबसे अच्छा इजाफा क्या है। तो नाज़रीन इकराम, नए किरदार जो नए सीजन में आए हैं सब बेहतरीन हैं, लेकिन मुझे ओलगान खातून जो कि नई बावरचन है, इसका किरदार बहुत अच्छा लगा। अगरचे शुरू में मुझे ये लगा था कि ये कोई गद्दार टाइप होगी, लेकिन वो तो अभी तक बड़ी मासूम सी है और इस किरदार ने ड्रामे का माहौल ही बदल कर रख दिया है। और इसका सीन चाहे जरकोताई के साथ हो या फिर आलचीचक के साथ, सब जगह ही अच्छे थे। और पहली बार कुर्रलिश उस्मान में कोई ऐसा मज़ाहिया किरदार आया है जिसने मद्दाहों का आते साथ ही दिल जीत लिया है। लेकिन इस किस्त में किन किन लोगों को कुमराल अब्दाल की कमी महसूस हुई है? क्योंकि सबसे पहले जिस किरदार की कमी महसूस हुई है वो कुमराल अब्दाल ही है, जिसे यानी शहर में दीवान के क़याम के बाद शेख अदब अली के साथ ही मौजूद होना चाहिए था। लेकिन आपको यहाँ बताती चलूं कि कुमराल अब्दाल क्यों मौजूद नहीं थे, क्योंकि नाज़रीन इकराम, इस वक्त कुर्रलिश उस्मान में जो जमाना दिखाया जा रहा है उस वक्त तक कुमराल अब्दाल वफात पा चुके थे। कुमराल अब्दाल की मुकम्मल तारीख पर वीडियो मौजूद है, आप लोग मेरे चैनल पर वो देख सकते हैं। तो अगर महमद बोज़दैक तारीख के हिसाब से ड्रामा लेकर चल रहे हैं और चल भी रहे हैं तो कुमराल अब्दाल को नहीं होना चाहिए, जैसा कि वो नहीं थे। लेकिन इस मामले में अगली अक़सात में ही क्लियर बात मालूम हो सकती है कि आया महमद बोज़दैक ने कुमराल अब्दाल का किरदार ड्रामे में से निकाल दिया है या फिर नहीं। और नाज़रीन इकराम, आखिर में सबसे अहम बात कि कुछ मद्दाहों को कुर्रलिश उस्मान के एक्शन सीन्स इंडियन मूवीज की तरह लगे, तो क्या वाकई ऐसा ही है? क्योंकि मद्दाहों का कहना है कि एक्शन सीन्स को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई इंडियन मूवी देख रहे हों। उनका कहना है कि कुर्रलिश उस्मान को तुर्की ड्रामा ही रहने दिया जाए, इंडियन फिल्म ना बनाया जाए, क्योंकि इसमें एक सीन जिसमें उस्मान गाजी उछलकर शहनशाह तक पहुंचे हैं वो हॉलीवुड की फिल्म स्पार्टेकस की एक सीन की कॉपी है। और फिर उस्मान जिस तरह शहनशाह को लेकर जमीन पर गिरता है तो वो नाकाबिले यकीन सी बात है। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ मेरा ख्याल है कि ये सब सीन्स रैशनल लगते हैं, यानी अकल इन्हें तस्लीम करती है। आइए जानते हैं कि कैसे। पहले सीन में उस्मान बे के आल्प्स ने इन्हें पुश करके ऊपर तक पहुंचाया है और उस्मान और शहनशाह के दरमियान कोई ज्यादा गैप नहीं था, इसलिए वो बआसानी पहुंच गए। और जब उस्मान बे शहनशाह को लेकर जमीन पर गिरते हैं तो आप नोट करें कि जमीन रेतली है, जबकि उस्मान ने ज़िरा भी पहन रखी है, तो इसलिए उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। जबकि छलांग भी सिर्फ एक ही मंजिल से लगाई गई है, तो बुलंदी ज्यादा नहीं थी। और फिर गिरने के बाद उस्मान बे ने एकदम किसी सुपर हीरो की तरह उठकर लड़ना नहीं शुरू कर दिया, बल्कि तकलीफ का इजहार किया, फिर खुद को कंपोज किया और फिर फाइटिंग शुरू की, बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी की तरह। तो इसलिए इन सीन्स में कोई ऐसी बात नहीं थी जिन पर एतराज किया जा सके। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरा चैनल देखने का शुक्रिया।